Hello everyone, today we are going to cover chapter 1 from the subject Secretarial Audit Compliance Management and Due Diligence, chapter 1 of Compliance Framework. So let's get started. Introduction. Compliance with laws and regulation is an integral part of any corporate strategy. किसी भी corporate किसी भी कंपनी की का कोई स्ट्रैटेजी होती है तो उसमें कंप्लायंस करना लॉज एंड रेगुलेशन का वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बीओडी और सीनियर मैनेजमेंट की होती है ताकि वो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करे जिसको कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहते हैं. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीओडी एंड सीनियर मैनेजमेंट टू डेवलप अ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क. कंप्लायंस फ्रेमवर्क ब्रॉडली मेन उसके 3 elements होते हैं which is compliance chart, compliance program and compliance audit. All the elements of compliance framework are discussed as below. ऐसे तो काफ़ी होते हैं लेकिन ये mainly 3 elements होते हैं. Now get to this one by one. Compliance chart, it provides an overview of applicable laws, regulation of central, state, local and international. ये सारे overview देता है जो भी applicable laws हैं central, state, national और international के. It lists down compliance obligations towards customer, shareholders, employees and government. Now what is compliance dashboard? It is a single enterprise wide dashboard providing real-time status of compliance of laws. It can also accessed by internal statutory auditor and compliance officers. ये एक डैशबोर्ड होता है जो हमें रियल टाइम स्टेटस देता है कि कौन से लॉज एप्लीकेबल हुए हैं कौन से एप्लीकेबल नहीं हुए हैं और ये इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी इसको एक्सेस कर सकता है. कुछ गड़बड़ हो गई. Now the third, compliance policy and procedures. It contains standard operating procedures जिसको SOP कहते हैं for compliance of laws. ये policies and procedures को define करते हैं SOPs में जिसको मतलब applicable करना पड़ता है. Access to rules and regulations. Employees should be trained and made aware of applicable laws. Employees को भी वो सारे वैसे उनको ट्रेन करना चाहिए और उनको सारे applicable laws से अवेयर करना चाहिए. Compliance audit. It is an independent checking of compliance. एक कंप्लायंस ऑडिट करना जो कि एक इंडिपेंडेंट चेकिंग होती है ऑफ कंप्लायंस ऑफ लॉज मेड बाय एंटिटी और नॉट एंड वेदर कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क इज ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली और नॉट. एक कंप्लायंस ऑडिट एक इंडिपेंडेंट चेकिंग होती है कि कंपनी कोई भी लॉज एप्लीकेबल लॉज को कंप्लाई कर रही है कि नहीं. नाउ द क्वालिटी मैनेजमेंट. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स देयर क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन बाय 6 सिग्मा, ISO 9000 एंड फाइंड आउट नीड टू इम्प्रूव इन एनी अदर एरिया. 6 सिग्मा और काफ़ी सारे वेज के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी को किसी एरिया में इंप्रूवमेंट की नीड है कि नहीं. ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इज मस्ट to make them aware about compliances of laws and fines should be imposed if employees breaches SOP means standard operating procedures. ट्रेनिंग दी जाती है और कोई अगर लॉज को ब्रीच कर रहे हैं तो फाइन लिया जाता है. Now compliance task management, a separate management info system that is called MIS should be created for giving all necessary information regarding compliance of laws. So this is all about the compliance framework. इतने सारे टाइप्स के compliance framework होते हैं जिसमें ये सब इंक्लूडेड होते हैं. खैर नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ने से पहले मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि कोई भी व्यूअर यहाँ तक जेन्युइनली फॉलो कर रहा है कि नहीं. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. मैंने न्यू नेल पेंट्स लगाए हैं, कैसे लग रहा है? क्या ये मैटर नहीं करता. आगे बढ़ते हैं. 5 स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क. कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क के 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं? पहला आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड असेसमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस एंड असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क एंड रिपोर्टिंग. नाउ फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस. लिस्ट डाउन ऑल लोकल स्टेट. वही है जो हमने भी पढ़ा कंप्लायंस फ्रेमवर्क में, उसी को किस प्रोसेस के थ्रू ले आना चाहिए. तो वो 5 स्टेजेस में है कि कैसे एक कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं. तो 5 स्टेजेस में वो डिफाइन है. पहला आइडेंटिफाई करो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस की हमारी ऑब्लिगेशंस क्या है उसको आइडेंटिफाई करो. लिस्ट डाउन ऑल द लोकल स्टेट नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी. नाउ प्रिपेयर करो कंप्लायंस चार्ट. आइडेंटिफाई द टाइमलाइन ऑफ कंप्लायंसेस. उसकी टाइमलाइन क्या है उसको कंप्लाई करने की. प्रिपेयर करो एक लीगल टीम एंड फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉन कंप्लायंसेस. असेसमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस. हमारी हिस्ट्री क्या थी कंप्लायंस को करने की, उसको असेस करो. चेक द रिटर्न्स रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द रेगुलेटर्स. असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क को एक्सेप्ट करना है. आइडेंटिफाई पॉसिबल सिचुएशन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस एंड डेवलप रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज. रिपोर्ट करना. चेक रिपोर्ट ऑफ इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, लाइसेंस कैंसलेशंस एटसेट्रा. ये सारी रिपोर्टिंग चेक करना. नाउ प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट. ये सारे हैं. कंप्लायंस चार्ट कैसे बनते हैं, उसकी प्रिपरेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं ये देखना है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग एक्शन टेकिंग एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग इंक्लूड इंसिडेंट मैनेजमेंट. नाउ contents of compliance chart and role of company secretary in preparation of compliance chart. First is identification of all compliances. सारे compliances को identify करना. It should contain a list of all applicable laws, regulations, whether they be local, state. वही point है, वही point repeated है कि हमें ये list down करना है, jot down करना है वो सारे applicable law जो state, local, central, national, international laws हो उसको identify करो. CS is the best person to identify those laws. Examples are corporate laws, industrial laws, securities laws, labour laws and IPR laws, etc. Now risk assess करना. रिस्क असेसमेंट इज द प्रोसेस इन विच कंपनी आइडेंटिफाइज द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेस. अगर कंप्लाई नहीं किए तो कौन से रिस्क शुरू हो जाएंगी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन एंड फाइंड आउट विच रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेस इज हाई, मीडियम और लो. मतलब वो सारे रिस्क को 3 कैटेगरी में उसको 3 कैटेगरीज में उसको डाल देना है, हाई, मीडियम और लो में. 2 टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट आर, हाई लेवल रिस्क असेसमेंट एंड डिटेल रिस्क असेसमेंट. ये 2 टाइप्स के रिस्क असेसमेंट होती हैं.
What is high level risk assessment? It is a process of assessing the inputs given by detailed risk assessment, and detailed risk assessment होती है the process in which every possible non-compliance risk is analyzed. रिस्क मिटिगेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस. रिस्क मिटिगेशन का मतलब है कि रिस्क को मिटिगेट करें, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाएं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का, ताकि वो मिनिमाइज कर सकें रिस्क को जो कि नॉन कंप्लायंस के थ्रू अराइज होती है. वेरियस रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेज आर, नॉन कंप्लायंसेज के थ्रू कौन कौन से रिस्क क्रिएट हो सकते हैं? सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का बंद हो जाना, सिविल एक्शन बाय अथॉरिटीज़, फाइन्स एंड पेनाल्टी, इम्प्रिजमेंट, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट एंड लॉस ऑफ गुडविल. Now compliance monitoring, compliance को मॉनिटर करना. कंपनी सेक्रेटरी शैल फिक्स दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंसेस एज फॉलोज. कंपनी सेक्रेटरी फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस में? टॉप मैनेजमेंट में, लीगल सेल, फंक्शनल सेल, सबऑर्डिनेट स्टाफ. टॉप मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अंडरस्टैंडिंग कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, अप्रूविंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड मोटिवेटिंग. ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. नॉन लीगल सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल लॉज, कम्युनिकेट देम टू कंप्लायंस ओनर्स, फंक्शनल हेड्स, रिव्यू पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड रिजॉल्व डाउट्स ऑफ डायरेक्टर्स. ये लीगल सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. फंक्शनल हेड की क्या है? एनालाइज ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस, मोटिवेट कंप्लायंस ऑफिसर, गाइडिंग कंप्लायंस ऑफिसर इन कंप्लायंस ऑफ लॉ. और सबऑर्डिनेट का क्या होगा? परफॉर्मिंग कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, रिपोर्टिंग एंड रिमेन अपडेटेड. Now the last point, the compliance reporting. Every compliance officer will report about compliances to his functional heads. कंप्लायंस ऑफिसर को जो भी उसने रिपोर्ट किया है कंप्लायंसेस को, उसको अपने फंक्शनल हेड से कम्युनिकेट करना पड़ता है. फंक्शनल हेड विल रिपोर्ट टू सीएस, वो फिर सीएस से रिपोर्ट करता है. सीएस विल रिपोर्ट टू एमडी, देन सीएस एमडी को रिपोर्ट करता है. फाइनली ऑल डेटा रिलेटेड टू कंप्लायंसेस विल बी इंटीग्रेटेड एंड सेंड टू एमआईएस, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में उसको भेज दिया जाता है. नाउ द टू टाइप्स ऑफ कंप्लायंस रिपोर्टिंग. दो टाइप्स की कंप्लायंस रिपोर्टिंग होती है, एक साइक्लिकल एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग. साइक्लिकल रिपोर्टिंग इज अ पीरियोडिकल रिपोर्टिंग जनरली मेड एवरी क्वार्टर. एक पीरियोडिकल रिपोर्टिंग होती है जो हर क्वार्टर में बनाई जाती है. और इंसिडेंट रिपोर्टिंग होती है ऑफ सम मटेरियल इवेंट्स एंड नॉन कंप्लायंसेस. वो किसी मटेरियल इवेंट्स एंड नॉन कंप्लायंसेस में इंसिडेंट रिपोर्टिंग होती है. नाम से समझ में आ रहा है. साइक्लिकल मतलब एक साइकिल के बाद उसको बनाई जाती है, और इंसिडेंट मतलब कोई मटेरियल इवेंट एंड नॉन कंप्लायंसेस हो तब बनाई जाती है. नाउ कंप्लायंस रिस्क review and updation, that is compliance monitoring. Compliance risk monitoring make it possible for the business to test its risk mitigation factors and working properly or not. Compliance risk monitor का मतलब ये होता है, ये देखना कि जो risk mitigation के जो हमने factors यूज़ किए हैं वो properly work कर रहे हैं कि नहीं. Compliance risk mitigation plan should include. अब compliance risk monitoring plan में क्या क्या होना चाहिए? Critical and high compliance risk areas, key compliance risk mitigation factors, routine business transaction in which compliances are required, compliance chat rule, review, procedure in which compliance risk monitoring will be done, frequency of compliance risk monitoring, to whom shall report of compliance monitoring be submitted, targeted audience. It means कि कौन किसको हम वो रिपोर्ट करेंगे कंप्लायंसेस को, किसको भेजा जाएगा, किसको सबमिट किया जाएगा. तो ये एक मॉनिटरिंग प्लान होती है जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं. नाउ मेथड्स टू चेक कंप्लायंस मैकेनिज्म ऑफ कंपनी. कौन कौन से मैथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं? रिस्क और कल्चरल असेसमेंट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, प्रोग्राम डिजाइन एंड अपडेट, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस. एक का है रिस्क कल्चर एंड असेसमेंट में होता है वेदर प्रॉपर कंप्लायंस फ्रेमवर्क एग्जिस्ट और नॉट, कैन बी चेक बाय डूइंग एम्प्लॉय सर्वेज और इंटरव्यूज. नाउ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में क्या देखा जाता है? रिलेटेड टू कंप्लायंस फ्रेमवर्क शुड बी रिव्यूड एंड अपडेटेड. एंड द प्रोग्राम डिजाइन एंड अपडेट में है कंप्लायंस प्रोग्राम शुड बी अपडेटेड एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन. नाउ रिस्क मैट्रिक्स टू शो वेरियस सिचुएशन ऑफ लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई रिस्क. जो रिस्क मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसको कैटेगराइज किया जाता है लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क में, वो है लो में आता है माइनर डिले इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज अचीविंग परफॉर्मेंस टारगेट. जो माइनर डिले होता है या फिर माइनर डिससेटिस्फैक्शन ऑफ क्लाइंट्स होती है वो आता है आपके लो मैट्रिक्स में, लो रिस्क मैट्रिक्स में. मीडियम रिस्क में आता है सिग्निफिकेंट डिले या फिर लिमिटेड डिससेटिस्फैक्शन. हाई में आता है मेजर डिले या फिर सिग्निफिकेंट डिससेटिस्फैक्शन. और वेरी हाई में आता है क्रिटिकल बिजनेस फेलियर एंड एक्सटेंसिव लॉस ऑफ क्लाइंट्स. ये हाई में आता है. लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई में रिस्क को कैटेगराइज किया गया है. Now the training implementation plan in compliance framework must include. Training and implementation plan में क्या होना चाहिए? Concise statement should be there, concise होना चाहिए. Business processes must be properly explained. Business का process explain होना चाहिए. Brief description about procedure of training and implementation. कैसी training और इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसीजर्स होगा उसको ब्रीफ में देना चाहिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग एंड टारगेटेड ऑडियंस. नाउ कंप्लायंस ऑडिट, इट इज एन इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ कंप्लायंस. हमने पहले भी पढ़ा था. एक इंडिपेंडेंट चेकिंग होती है कंप्लायंस की वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस की एंड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स. कंप्लायंस ऑडिट में 2 एलिमेंट्स होते हैं, रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटरी. वेदर एंटिटी हैज कंप्लाइड विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, ये रेगुलेटरी में आता है. प्रोप्राइटरी में आता है वेदर डायरेक्टर, सीनियर ऑफिसर, स्टाफ हैव शोन साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एथिकल प्रैक्टिसेस. रेगुलेटरी में आएगा कि लॉज एप्लीकेबल रेगुलेशंस को फॉलो हुआ है कि नहीं. और प्रोप्राइटरी में आएगा कि राइटर्स, सीनियर स्टाफ ने मतलब ठीक से काम किया है कि नहीं, एटमोस्ट फेयर, गुड फेथ में, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एथिकल प्रैक्टिसेस. नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट या फिर फ्रेमवर्क. उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? स्टैब्लिश करेगा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट, अवॉइड करेगा पेनाल्टीज एंड इम्प्रिजमेंट, डेवलप करेगा पॉजिटिव एथिक्स, एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट अनइंटेंडेड नॉन कंप्लायंसेस, बिल्ड करेगा ब्रांड इमेज एंड गुडविल, एनहांस करेगा क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन.
Now the 3 points, apparent, adequate and absolute compliances क्या होता है? Apparent compliances, it is a form of disguised non-compliance and is worse than the non-compliance. एक disguise होता है मतलब छुपी होती है और ये non-compliance से भी बुरा होता है. Example में preparing notice, minutes and agendas for general meeting and board meeting which are actually never held. General meeting और board meeting जो कभी हुए ही नहीं उनकी notice, minutes और agenda को prepare करना. Adequate होता है, adequate compliances, it is a compliance of law only in letter and not in spirit. Adequate compliances वो compliances होते हैं जो सिर्फ letter, law and letter हुआ है, not in spirit. Absolute compliances होता है, it is an actual compliance of laws in both letter and spirit. Absolute compliances होता है जो both letter and spirit में हुआ हो. Now secretarial audit and compliance management depends on following factors of the company. इसकी एक्रोनिम है JLR NNGS. जुरिडिक्शन अंडर विच कंपनी ऑपरेट्स, मतलब कि सेक्रेटरियल ऑडिट और कंप्लायंस मैनेजमेंट में हमें क्या क्या फैक्टर्स देखना पड़ेगा. जुरिडिक्शन देखना पड़ेगा जहाँ पे कंपनी वर्क कर रही है, लिस्टेड है कि नहीं, रेगुलेटेड अथॉरिटी कौन है कंपनी की, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ कंपनी क्या है, जियोग्राफिकल एरिया एंड साइज ऑफ कंपनी. ये सारे फैक्टर्स हमें डिफाइन करेंगे कि सेक्रेटरियल ऑडिट और कंप्लायंस मैनेजमेंट कैसा होगा किसी पर्टिकुलर कंपनी का. नाउ The role of CS in compliance management, एक CS का क्या रोल होता है? CS is called compliance manager because he ensures all regulatory compliance are made by the entity. CS ensure करता है as a compliance manager कि कंपनी ने सारे regulations made किए हैं कि नहीं. CS make sure that all the disclosures, सारे disclosure that is statutory, non-statutory, specific, continuous are made to stakeholders both in letter and spirit. CS also plays an advisory role. एक advisory role का भी रोल प्ले करता है. Ascertaining corporate compliance framework, कैसे चेक करते हैं corporate compliance framework हुआ है कि नहीं. Are you aware about the applicable laws? How do you prevent non-compliances? Do you have a compliance manager? Are you confident in signing legal compliance certification? ये सारे क्वेश्चंस हमें ये चेक करने कहते हैं कि सर्टेन मतलब पता करते हैं कि कंपनी ने किसी कंप्लायंस को कंप्लीट किया है कि नहीं. ना रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ अ कंपनी इंक्लूसिव फॉलोइंग. रिस्क प्रोफाइलिंग क्या से हम चेक करेंगे? इसकी एक्रोनिम है BILFSM. बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस एथिक फ्रेमवर्क, बिजनेस कंटिन्यूटी, लीगल कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑपरेशंस. अब इसी को ही यहाँ पे पर्टिकुलर डिफाइन किया है. बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में वेदर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर मेड एंड रिस्क असेसमेंट आर डन. बिजनेस एथिक फ्रेमवर्क में वेदर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म एग्जिस्ट. बिजनेस कंटिन्यूटी में है डिजास्टर रिकवरी प्लान एग्जिस्ट. लीगल कंप्लायंस फ्रेमवर्क में वेदर कंप्लायंस चार्टर मैकेनिज्म एग्जिस्ट. फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में है वेदर फ्रॉड कंट्रोल डिटेक्शन प्रिवेंशन एग्जिस्ट. सक्सेशन प्लानिंग में वेदर सक्सेशन प्लानिंग एग्जिस्ट. मैनेजमेंट ऑपरेशंस में है वेदर डे टू डे ऑपरेशंस रनिंग स्मूथली और नॉट. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 कंप्लायंस फ्रेमवर्क फ्रॉम द सब्जेक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस. ये चैप्टर कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें आपको पॉइंट्स काफ़ी पता होना चाहिए. ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क की बात करता है कंपनीज को कैसे कंप्लायंस को फॉलो करना है, कौन करता है, उसके रिस्क मिटिगेशंस के लिए क्या क्या है. ये टोटली एक मतलब पॉइंट्स को इसमें अगर आपके पॉइंट्स याद हो तो आप इसको इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं. सो लिंक टू द नोट्स इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस एंड थैंक यू.